डॉक्टर्स के लिवाज में बहुत सी जगह पर भेड़िए बैठे हुए हैं सर। अगर एक बार पेशेंट जाता है स्वस्थ शरीर को तो उसको सर एडमिट कर देते हैं। वो जिंदा रहे न रहे, लेकिन उसके परिवारीजनों को पूरे जीवन भर के लिए मार देते हैं। तो सर पब्लिक का विश्वास हट रहा है डॉक्टर्स के। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में आज कैंसर के बेताज बादशाह बैठे हुए हैं। जहाँ जहाँ कैंसर की बात आती है वहाँ वहाँ नाम आता है मोहसिन रजा साहब का। जी हाँ, ये वो शख्स हैं, कैंसर के छक्के छूट जाते हैं और उसको भागना पड़ जाता है। आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कई वर्ष सेवाएं देने के बाद में अभी सर सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जन कल्याण के लिए काम करते रहते हैं। बहुत से सेमिनार करते रहते हैं, बहुत सी जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। इसी क्रम में आज रेनबो रूफ में एक कार्यक्रम है। यहाँ पर क्यों आना हुआ सर को और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी सेमिनार की सर? अरे दो काम हैं। एक ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता क्रिएट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता केंद्र हमारा है, जो हमारी एनजीओ है वो, और दूसरे हम पान मसाला कैंसर के ख़िलाफ़ हमारी एक संघर्ष है हमारा। ख़ास तौर से यहाँ पर इस वक्त हम आए थे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बोलने के लिए। तो हमारा कंसर्न ये है कि हिंदुस्तान के अंदर 20 औरतों में से एक औरत को कैंसर होता है ब्रेस्ट का, और अमेरिका में 8 औरतों में से एक औरत को ब्रेस्ट का कैंसर होता है। 7 को क्यों नहीं होता कोई नहीं बता सकता, या यहाँ पर 19 को नहीं होता तो उसको कोई नहीं बता सकता उसके रीज़न। लेकिन मसला क्या है कि हम ये जागरूकता क्यों क्रिएट करने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जागरूकता नहीं है। और अगर अमेरिका के अंदर 4 औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो 3 औरतें 5 से लेकर 10 साल जिंदा रहती। भारत में अगर 2 औरतों को कैंसर हो जाता है तो 2 में से 1 मर जाती है 2 से लेकर 5 साल के अंदर। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फिक्र है और हमें बहुत इसका एहसास है, और हमें बहुत ज़्यादा इस बात का डर रहता है कि हमारी महिलाएं जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र करती। और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला औरतों में कैंसर है। और उसके अलावा दूसरा कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। जैसे सर आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला महिलाओं में होने वाली बीमारी है। ये आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या लापरवाही है, या कोई दिनचर्या कुछ इस तरीके की महिलाओं की रहती है जो कैंसर महिलाओं को बड़ी तेज़ी से पकड़ता है? क्या कारण है सर? कैसे उसको शॉर्ट आउट किया जाए या कैसे पकड़ा जाए कि ये कैंसर की पहचान है, इससे सतर्क रहना चाहिए? देखिए, इसको तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। बहुत सी वजूहात होती हैं, बहुत से रीज़न्स होते हैं। कुछ फैमिली रीज़न्स होते हैं, कुछ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को अगर कैंसर हुआ है तो उसको 3 गुना उसको कैंसर होने का ज़्यादा चांस है। मैं सूरज को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सुना है सर, जो महिलाएँ अंडर गारमेंट्स जो होते हैं उनके, अगर कोई ज़्यादा टाइट ड्रेसेस पहनती हैं तो उससे भी कुछ क्या कुछ इस तरीके की बात है? सही या मेरी भ्रांति? नहीं, इस किस्म की तो कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइट पहनती है, हमने तो कहीं इस किस्म की बात नहीं देखी। लेकिन ये कि जो ये लगाते हैं बगल में, जो वो छिड़कते हैं, क्या कहलाता है वो, परफ्यूम टाइप की चीज़ छिड़कते हैं, वो नहीं छिड़कनी चाहिए, उसको डेंजरस बताते हैं। होता आजकल क्या हो रहा है कि ये जो बच्चियाँ जो हैं ये फास्ट फूड खा रही हैं, उसके अंदर पता नहीं किस किस्म के हार्मोन्स हैं। तो अगर किसी लड़की को जल्दी मेंसेस शुरू हो जाते हैं 12 साल 11 साल की एज में, आजकल इनकी वजह से 8-8 9-9 साल की एज में लड़कियों को मेंसेस शुरू हो रहे हैं। तो ये लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रोन है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अगर किसी महिला को मीनोपास, उसका मेंसेस रुकता है लेट 60 साल की उम्र में, उसके बाद तो उसको भी ज़्यादा चांस होता है। अगर किसी महिला की बहन, माँ, बेटी या किसी मतलब बिल्कुल सगी रिश्तेदार को कैंसर है तो 3 गुना उसको ज़्यादा होता है। फिर उसमें अगर फर्ज कर लीजिए कि किसी की कज़िन है उसको, उसमें 2 गुना ज़्यादा होता है। फिर ब्रेस्ट कैंसर के और कुछ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसमें होता है। अगर किसी के बच्चा नहीं हुआ है तो उसको ज़्यादा चांस होता है होने का। अगर जल्दी उसका मेंसेस शुरू हो गए तो उसको ज़्यादा चांस होता है। देर में मेंसेस बंद हुए हैं उसको ज़्यादा चांस होता है। अगर किसी के जिस्म में बिजली लगाई गई है किसी और कैंसर की वजह से तो उसको भी ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा। एक बार दोबारा बताइए, क्या लगाई गई है कैंसर की वजह से? बिजली लगाई गई है। बिजली यानी
करंट? नहीं करंट नहीं, रेडियोथेरेपी कहते हैं उसको। अच्छा जी। रेडियो, वो बिजली, डॉक्टरी बिजली होती है, रेडियोथेरेपी कहते हैं उसे, हमारी आम ज़बान में, भारतीय ज़बान में बिजली लगाना कहते हैं। तो अगर किसी को बिजली लगी किसी और कैंसर की वजह से, किसी थायराइड का कैंसर है या कोई और चीज़ है, किसी और जगह का कैंसर है, कोई और ट्यूमर है, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। हमें फ़िक्र इस बात की है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो महिलाओं को जो कैंसर होता है वो 10 से लेकर 15 साल कम उम्र में हो जाता है निस्बतन कंपैरेटिव यूरोप के या अमेरिका के। वहाँ पर 50 से लेकर 60 साल की एज है आमतौर पे, हमारे यहाँ 30 साल से शुरू हो जाता है, तो 15-20 साल पहले शुरू हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पर एक लड़की दिखाई जो 27 साल जिसकी एज है और उसके 15 सेंटीमीटर का उसका ट्यूमर है, उसकी शादी भी नहीं हुई उस बच्ची के। मेरे पास 20 साल की भी लड़की हैं जिनको। अच्छा, इसमें सबसे एक बुरी बात यह है कि अगर कम उम्री में कैंसर हो जाता है किसी लड़की को तो वो उसका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है वो कैंसर। सबसे इसमें कैंसर में चीज़ यह है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 5% औरतें जो हैं वो सही डॉक्टर के पास जाती हैं इलाज कराने के लिए, जबकि अमेरिका में और इंग्लैंड में और यूरोप में 85% औरतें जो हैं वो खुद जाती हैं उसमें। अच्छा, इसमें ज़रूरी ये भी है कि हर महिला को 20 साल की उम्र से लेके बाद तक, चाहे उसकी शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, उसको अपने स्तन का खुद उसकी परीक्षा हर महीने करनी चाहिए एक मरतबा। वो कैसे परीक्षा होगी सर? वो हमारी जो लेडी डॉक्टर हैं वो बताती हैं, अभी उन्होंने बताया भी हमारे इस में, वो उनसे परामर्श किया जाता है, वो बताती हैं, बाकायदा वीडियो बना के बताती हैं। आपने तो सर बड़ी अच्छी बात बता दी, क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट रहे हैं, वहीं पर सेवाएं दी हैं। लेकिन सर, डॉक्टर्स के लिवाज में बहुत सी जगह पर भेड़िए बैठे हुए हैं सर। अगर एक बार पेशेंट जाता है स्वस्थ शरीर को तो उसको सर एडमिट कर देते हैं। वो जिंदा रहे न रहे, लेकिन उसके परिवारीजनों को पूरे जीवन भर के लिए मार देते हैं। तो सर, पब्लिक का विश्वास हट रहा है डॉक्टर्स के। इसके लिए अलीगढ़ में अगर हम बात करें तो उसे सीधे कहाँ जाना चाहिए? दीनदयाल हॉस्पिटल जाए, मलखान सिंह जाए, या अपना जैन मेडिकल कॉलेज? चयन व्यक्ति कैसे करे कि उसकी पॉकेट पर डाका ना पड़े और बेहतर इलाज उसका हो सके? सर, बड़े बड़े दो नहीं बल्कि कई हजार हॉस्पिटल्स खोल चुके हैं। अब एक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बल्कि लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार पर उतारू हो चुके हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। तो पेशेंट कैसे चयन करेगा सर? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया मुझसे, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। उसकी वजह ये कि यहाँ पर अगर आप ये जो पैदल वाली रिक्शा चलती, पैदल वाली, उसके ऊपर आप बैठे हैं और आप ये कहें कि वो मेरे फलाने रिश्तेदार को कैंसर है, तो रिक्शा वाले आपको सारा इलाज बता देगा उसका। तो यहाँ हर आदमी अपने आप को कॉम्पिटेंट समझता है इलाज बताने के लिए, हर आदमी अपने आप को कॉम्पिटेंट समझता है। अच्छा, जहाँ तक डॉक्टरों का वो है, यानी लुटेरा जैसे आप बता रहे हैं उनका, तो हम ये मेरा शब्द नहीं है सर, पब्लिक बोलती है। रोजाना प्रतिदिन किसी ना किसी हॉस्पिटल पर तीमारदार प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। पुलिस पहुंचती है, सीएमओ की टीम पूछती है, टाइम टाइम फिर कुछ नहीं होता है। जी सर। देखिए, हमें उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, चूँकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, लिहाजा हम हमारे पास कोई इस किस्म का बंदा आता भी नहीं, कोई बंदी आती भी नहीं है, चूँकि हम उसको पूरी बात पहले ही बता देते हैं, पूरी बता देते हैं। हमें जो फ़िक्र है वो ये है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के भारत में, वो चूँकि 5% महिलाएं जो हैं वो खुद अपने आप जाती हैं डॉक्टर के पास और अपने स्तन में कोई भी गांठ होती है उसको छुपाती है। अच्छा, कैंसर की जो गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपकी बात मैं समझ चुका और यकीनन श्रोता भी समझे। सवाल यह है कि अगर कोई परिचित हमारा है तो हम कहाँ के लिए एडवाइस करें उसको? देखिए, अगर आपका कोई परिचित है तो आप उसको सही सर्जन के पास भेजें और सही सर्जन जो है उसका इलाज करेगा। और एक चीज़ और भी याद रखनी चाहिए कि कोई एक आदमी उसका इलाज नहीं करता, एक टीम होती है जिसका इलाज होता है। सबसे पहले सर्जन उसको देखेगा, पहले फैमिली फिजिशियन देखेगा, सर्जन के पास भेजेगा, सर्जन देखेगा, उसको एग्ज़ामिन कर देगा, महिला उसको एग्ज़ामिन करने की इजाज़त देगी। उसके बाद अगर उसकी उम्र कम है तो अल्ट्रासाउंड होगा, अगर 45 साल से ऊपर है तो उसकी मैमोग्राफी होगी, उसके बाद में उसकी बायोप्सी होगी, पैथोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, रेडियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है, उसके बाद में फिर ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है। तो 5-6 डॉक्टर्स होते हैं। फिर अगर उसका रिकन्स्ट्रक्शन होता है, प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व होते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने प्लास्टिक सर्जरी की बात की थी, तो उसमें एक पूरी टीम होती है और एक ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है। एक पूरी टीम एक्ट करती है, कोई एक आदमी नहीं करता इलाज। उससे मानना तो उसी की बात करीब पड़ेगी जिसके पास वो जाएगा, क्योंकि वही जिम्मेदार होता है उस चीज़ का कि वो दूसरों के पास भेजे उसको। क्योंकि अगर मरीज़ एक से उठा दूसरे के पास चला गया, तीसरे के पास पहुंचा गया, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा उसको।
सही आदमी के पास जाए। मैं होम्योपैथ के पास चले जाते हैं। मैं सर वही तो पूछ रहा हूँ, अलीगढ़ में सही आदमी कौन है, कहाँ पर मिलेगा, किसका दरवाजा खटखटाया जाए सर? होता ये है कि मरीज़ को सबसे पहले देखिए ज़रूरी यह है कि अपने स्तन की जांच करें हर महीने महिलाएं। अगर उसमें कोई गांठ होने नज़र आती है तो सही डॉक्टर के, सर्जन के पास जाएं। होता क्या है कि वो जाते हैं या तो बच्चों के डॉक्टर के पास चली गई, या औरतों के डॉक्टर के पास चली गई, या होम्योपैथ के पास चली गई। आप किसी भी होम्योपैथ के पास जाइए, वो आपसे फ़ौरन ये कह देगा मैंने तो 1000 मरीज़ सही कर दिए। एक मरीज़ का एविडेंस दिखा दें सही करने का, नहीं दिखा सकते, क्योंकि कोई उनके वहाँ कोई ना तो फोटोग्राफ होता है, ना कोई बायोप्सी होती है, ना कोई एग्जामिनेशन होता है, कुछ नहीं होता, दवा दे देते हैं। मरीज़ साल 1.5 साल में वो इस स्टेज पे आता है, चौथी तीसरी स्टेज में, कि उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो हमारे इसीलिए हम जागरूकता जो हम क्रिएट करते हैं, इसीलिए अब तक हमने 114 वर्कशॉप्स की हैं अलीगढ़ के अंदर और अलीगढ़ के अराउंड मुख्तलिफ जगहों पे, लखनऊ में, बिजनौर में, गाज़ीपुर में, मुख्तलिफ जगहों पे हमने की हैं, वर्कशॉप्स की हैं। वहाँ पे लोग कुछ समझ में बात आती है तो शुरू में तो महिलाएं जो हैं वो जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं वहाँ पर, तो महिलाएं जो हैं वो चाहे कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो हमें बड़ी बुरी नज़र से देखती हैं। मर्दवा कहाँ से आ गया ब्रेस्ट छाती कैंसर के बारे में बोलने के लिए? लेकिन मेरा गारंटी है कि 3 मिनट मुझे दे दो, उसके बाद आँख में आँख मिला के बात करेंगे। उसकी वजह कि हम उनका पार्ट हैं। महिला हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, महिला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला और स्तन कैंसर इतना इंपॉर्टेंट है कि हम स्तन से ही तो दूध पी के जवान हुए, बच्चे बड़े हुए। हमारे लिए स्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे यहाँ। उसकी वजह है कि इसमें कोई राजनीतिक एडवांटेज तो है नहीं किसी को। सर आपकी बात से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा नवजात बच्चा है किसी महिला के और संयोग से उसे कैंसर है और पता भी नहीं है सर उसको कि उसको कैंसर है, तो क्या जब बच्चा जो दूध पी रहा है उसके भी अंदर, बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके की नेगेटिविटी जाने के नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं होता, उसके अंदर उसमें नहीं आता। लेकिन अगर बहुत एडवांस है तो जाहिर सी बात आ जाएगा, लेकिन वो डाइजेस्ट हो जाएगा, वो फिर उसमें नहीं जाते। सपोज दैट किसी व्यक्ति को आज पेशेंट आपके पास आया और आपको लगा कि इसको कैंसर है, तो उसको ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचने के लिए कितने समय और क्या नियम और क्या तरीका होना चाहिए? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए जब हमारे पास मरीज़ आता है, अभी जैसे कल हमने यहाँ पर शेखर सराफ हॉस्पिटल में एक महिला का, जिनकी 34 साल एज थी, उनका ऑपरेशन किया है। क्या ऑपरेशन किया है? होता क्या है कि हमारे पास अगर कोई मरीज़ आता है जिसके बहुत बड़े गांठ है, तो उस गांठ को देखते हैं, गांठ को फिर उसको छोटा करते हैं उस गांठ को, क्योंकि उस गांठ अगर वो फैल चुकी होती है तो हम पेट स्कैन करते हैं। तो पेट स्कैन में इस महिला के पेट स्कैन हमने किया, उसके कहीं पर भी उसके जिस्म में फैला नहीं है, पेट स्कैन से पता लग गया। पेट स्कैन एक नई चीज़ है जो अलीगढ़ में अवेलेबल नहीं है, गाज़ियाबाद में होता है और नोएडा में और दिल्ली में होता है। उसके 12-15 हज़ार रुपये लगते हैं उसके। इससे पहले हम सीटी स्कैन करते थे पूरे बॉडी का और एमआरआई करते थे, जिसमें 50-60 हज़ार रुपये लगते थे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, एक्सपोजर होता है। तो पेट स्कैन हमने उसका किया, उसमें उसके जिस्म में कहीं किसी जगह नहीं फैला। तो हमने उससे कहा हम जितनी जल्दी से जल्दी हम उसका ऑपरेशन करेंगे, लिहाजा हमने उसका आयुष्मान, उसके पास कार्ड था, हमने उसे आयुष्मान कार्ड में वहाँ पे शेखर सराफ में कल ऑपरेशन किया और डॉक्टर कौशल ने उसको एनेस्थीसिया दिया। तो वो अब उसके बाद में हम इसको फिर देखेंगे, फिर उसका पेट स्कैन कराएंगे। अगर फर्ज कर लीजिए उसके कहीं किसी जगह भी उसके नहीं फैला है, और उसको हार्मोन टेस्ट करेंगे। अगर हार्मोनल में उसका हार्मोन्स उसके नॉर्मल हैं और उसमें कोई चीज़ नहीं, तो हम उसे कीमोथेरेपी भी नहीं देंगे, रेडियोथेरेपी भी नहीं देंगे, वो क्योर्ड है। लेकिन अगर हार्मोनल उसमें, फिर ये ऑन्कोलॉजिस्ट बताएगा, हमारा काम नहीं है, वो उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बताएगा। तो क्या सर वो जो ब्रेस्ट में कैंसर था तो उसी जगह होल करके निकाल? नहीं, हमने पूरा ब्रेस्ट निकाला उसका। आखिर क्यों? कुछ नहीं, हमने उसका पूरा ब्रेस्ट इसलिए निकाला कि ट्यूमर बड़ा था, और उसके फिर हमने पूरा उसका स्पेसिमेन उसमें निशान लगा के भेजना होता है कि भाई इसको जो है वो मतलब वो कहीं फैला नहीं है। वो वहाँ से पैथोलॉजी करेंगे, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे, बताएंगे कहीं इसके अंदर नहीं फैला है। तो अगर वहीं तक कन्फाइंड है तो फिर उसका आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो क्योर्ड है। तो ऐसे पेशेंट कितने दिन में सर स्वस्थ होकर अपने काम में, दिनचर्या में लग सकते हैं? ये तो कल हम छुट्टी कर देंगे उसकी। कल ऑपरेशन किया, कल छुट्टी कर देंगे। घाव भरेगा, उसका 10-15 दिन लगेंगे घाव भरने में। उसका एक ड्रेन पड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा उसमें आता है, 4-5 दिन के बाद ड्रेन निकाल देंगे, घाव भरेगा। उसके बाद फिर हम उसकी डिपेंड है करता है कि उसकी कीमोथेरेपी होगी या नहीं होगी, फिर हम उसका एक पेट स्कैन और कराएंगे। इस तरीके के जो पेशेंट रहते हैं, क्या उसमें परिवारी जनों को भी कोई समस्या या कोई पहचान या कोई लक्षण? नहीं, अगर परिवार में किसी का है तो उसको भी नहीं, जैसे सपोज दैट सर मदर को आपने कल डिटेक्ट करा और उसका ऑपरेशन कर दिया,
तो अगली जो पीढ़ी है सर, उनके बच्चे हाँ, भी हो उनका- सकते हैं, उनको- परिवार के लोग हाँ, हो सकते परिवार को बहुत डेंजरस होता है, तो उसके लिए वो BRCA1 और BRCA2 कराया जाता है। तो उसके अंदर अगर उनके वो पॉजिटिव है तो उनको सर्वेलेंस की जाती है। इसी तरीके से बहुत हिंदुस्तान में भी किसी ने करवाया है, अभी भी करवाते हैं, बहुत से लोग करवाने आते हैं, अपना नाम नहीं बताते। तो हमने भी मतलब एक लेडी का किया है, नाम नहीं बता सकते, नहीं, बताना भी नहीं चाहिए, नाम नहीं क्योंकि बता सकते। जी जी। नाम नहीं बता सकते। तो सर, अब जो कल आपने जैसे लेडीज का ऑपरेशन किया, क्या प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से वही शरीर दोबारा देखने को नहीं, देखना? अब अगर वो चाहेगी, 34 ईयर्स की उसकी एज है, यंग लड़की है, और इम्पॉर्टेंट लेडी है, वो इम्पॉर्टेंट लेडी है, मतलब अपनी एनजीओ वगैरह भी चलाती है। तो उसका अगर है तो फिर हम डॉक्टर साहब से रुजू करेंगे, उसका रिकन्स्ट्रक्ट करवा देंगे, उसका ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगा, उसमें प्रोस्थेसिस लग जाता है, वो एक बैग लग जाता है जो होता है, फिर निपल भी रिकन्स्ट्रक्ट हो जाता है। वो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप चाहें तो जवाब दें या ना दें। आप सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, भारत सरकार से जुड़े रहे, आप JN मेडिकल की तरफ ना आकर उधर क्यों गए, निजी हॉस्पिटल की ओर सर? नहीं, मैं तो यहाँ से रिटायर नहीं, यहाँ से नौकरी छोड़ के मैं चला गया था। बहुत पहले 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं किंग के ज़माने में ईरान डेपुटेशन पे गया था। फिर वहाँ से मैं ओमान शिफ्ट हो गया था। वहाँ से आए हुए रिटायरमेंट के बाद मैं सीनियर कंसल्टेंट जनरल सर्जन था, और वहाँ से आके फिर मैं यहाँ पे 12 साल से फिर से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेडिकल कॉलेज से अब मेरा कोई राब्ता नहीं है। मेडिकल कॉलेज से मैं प्राइवेट हूँ, तो मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में करता हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पे करता हूँ। यहाँ पे 2-3 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ ऑपरेशन करता हूँ। वकार हॉस्पिटल में करता हूँ, या वहाँ करता हूँ, या डॉक्टर यासीन साहब के यहाँ करूँगा, या शेखर सदाफ में करूँगा। तो हमारे साथ में थे डॉक्टर मोहसिन रजा साहब, और आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत सी सेमिनार दी, और सपोज दैट सामने ही एक ऑपरेशन का भी उदाहरण दिया, और यकीनन जिनका कल ऑपरेशन हुआ है वो जल्दी स्वस्थ होंगी और अपने परिवार के साथ बेहतरीन और बहुत ही अच्छे भविष्य के सपने देख रही थी, उनको साकार करेंगे। डॉक्टर मोहसिन रजा साहब से और भी दूसरे डॉक्टर साहब से मूल उद्देश्य सभी का ये है कि महिलाएं विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक रहें, बिना शर्माए, बिना झिझके अपनी डॉक्टर से पूरी बात रखें, और जिनको ऐसा लगता है कि समस्या हो रही है तो वो लेडी डॉक्टर के पास जाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।